Hello everyone, welcome to the most important chapter of the polity, chapter number 26, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है मैं आपको करा रही हूँ एम लक्ष्मीकांत बुक से। पॉलिटी की जो बुक है 7th एडिशन है। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मेंस की, चाहे ऑप्शनल की, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले का जो चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, तो आप इसको कंटिन्यू देखने के लिए पहले वाली वीडियो जरूर देखें। अब हम बात करेंगे एक्टिंग, अडहोक और रिटायर जज। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे तीन चीजें हैं कि एक्टिंग है, ठीक है, एक मिनट, एक्टिंग जज है, अडहोक जज है और रिटायर जज है, ठीक है। तीन लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सबसे हम पहले बात कर लेते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हम किसको बनाएंगे? जब आप ऑफिस में होते हो, अगर मान लो आपको लंबी छुट्टी पे जाना है तो आप किसी को चार्ज दे के जाओगे। एक तो वो कंडीशन है कि आपकी जगह कोई आदमी बिठाया जाए जब तक आप वापस आ नहीं जाते छुट्टियां मना के, या कुर्सी ही वेकेंट है तो वो तो फिल करनी ही करनी है, ठीक है। आपने एक ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या ध्यान में रखनी है कि कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी है, काम करने में अनेबल है, तब आप एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो तीन कंडीशन है, या तो ऑफिस खाली हो, या वो छुट्टी पे गया हो, टेम्परेरी एब्सेंट हो, या फिर अपनी ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अडहोक जजेज की। अडहोक जजेज में आर्टिकल 127 का यूज होता है, और अब तक एडहोक जजेज हैं जो वो हाई कोर्ट में ही लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ने अभी तक इस आर्टिकल का है वो यूज नहीं किया गया है। और हाई कोर्ट में भी एडहोक पे जज कब लिए गए थे? कोविड के टाइम पे बहुत सारे बैकलॉग हो गए थे, पेंडेंसी हो गई थी केसेस की। तो जो हमारे सीजीआई थे एनवी रमन्ना, उन्होंने इस आर्टिकल का यूज किया था। तो एडहोक जज अपॉइंट करने के लिए आपने क्या करना है? कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे कंसेंट लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा। फिर जिस हाई कोर्ट से आप जजेस ले रहे हो, मतलब जहां से आप उठा रहे हो जजेस, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उससे लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंसल्ट करना पड़ेगा। परमिशन तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही आदमी से लेनी है, प्रेसिडेंट से। फिर हम बात करते हैं रिटायर्ड जज की। हाँ, एक चीज और याद रखनी है आपने एडहोक जजेस के बारे में, उनकी पावर और प्रिविलेज वैसी ही रहेगी जैसी दूसरे परमानेंट जजेस की होती है। और रिटायर्ड जज को एडहोक जज पे हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब रिटायर्ड जज हैं, अगर वो हमें अपॉइंट करने हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपॉइंट करने हो या हाई कोर्ट में करने हैं, तो अगर हाई कोर्ट में करेंगे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, सीजीआई को। अगर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? प्रेसिडेंट से। ये आपने याद रखना है। फिर हम बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर की। जो आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की सीट अभी कहाँ पे है? दिल्ली में है, इतना आपको पता है। लेकिन एक चीज देखो, ये हमारा देश का कंट्री, अगर हम ऐसे मान के चले कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, मैं वैसे ही यहीं पे फिगर सा बना रही हूँ। अब देखो, अगर कोई साउथ का बंदा है उसको दिल्ली जाना है तो उसके लिए बहुत लंबा पड़ गया। कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा है उसको दिल्ली आना है, उसके लिए बहुत लंबा पड़ गया। तो सीट तो सिर्फ दिल्ली ही है ना सुप्रीम कोर्ट की, तो सीट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये इतनी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि आप अपनी सीट है कहीं और पे और भी ले जा सकते हो, और अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको इससे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट से। और ये कोई कंपलसरी भी नहीं है। फिर प्रोसीजर क्या रहेगा कोर्ट का, कैसे काम करेगा सुप्रीम कोर्ट? ये अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, रूल्स बनाए जाएंगे, कैसे भी प्रैक्टिस होएगी, क्या प्रोसीजर होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज हैं या रेफरेंस केसेज हैं उसमें प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है जो वो सलाह लेता है। एक मैं आपको वो टिप बताती हूँ, 143 आर्टिकल, 143वां आर्टिकल, इसको कैसे याद करोगे? आई लव और यू, ठीक है, आई लव यू, मतलब कि आई से 1 हो गया, लव में 4 अक्षर आते हैं तो 4 हो गया, और 3 लव यू। मतलब इस तरह से प्रेसिडेंट जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, तो किस आर्टिकल के अंडर लेती है? वो लेती है आर्टिकल
143 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं उनमें जो जजेस होंगे ना, वो एटलीस्ट 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। कितने जजों की बेंच होनी चाहिए? 5 जजों की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो आर्टिकल 145 के अंडर बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सिंपल मैटर है वो सिंगल जज भी सुन सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात करते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखना कितना जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। तो सबसे पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट देखा जाता है। मतलब अगर हमें इंडिपेंडेंट रखने अपने जज, किसी का प्रेशर ना हो, गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो, किसी एमपी का, एमएलए का, मिनिस्टर का प्रेशर ना हो, तो जो अपॉइंटमेंट की जाती है ना बेटा, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और ये कंसल्ट करेगा किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और साथ में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऐसे होती है। फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अगर हम बात करें, एक बार अगर आपको जज बना दिया गया तो आपको रिमूव करना इतना आसान नहीं है, प्रेसिडेंट ही आपको रिमूव कर सकता है। और मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि पहले मोशन लाया जाएगा, उस मोशन को स्पीकर एक्सेप्ट करेगा। अगर वो जो मोशन है वो लोकसभा में लिया जा रहा है तो कम से कम 100 MP हैं उस पर साइन करेंगे कि ये ऐसे ये मोशन आना चाहिए, इस जज को इम्पीच करना चाहिए। अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो इस कम से कम 50 MP इस पे साइन करेंगे, तब जाके ये मोशन शुरू होगा। फिर 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाएगी, उस कमेटी को लगता है कि जज गिल्टी है तो ही जाके उसका इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर सर्विस कंडीशन फिक्स रहेगी। एक बार आपको फिक्स मतलब कि दे दिया 65 साल तक आप जो सर्विस, सॉरी 60 ईयर तक आप सर्विस है वो कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो आपकी सैलरी आती है, मतलब जो जज की सैलरी आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। एक्सेप्ट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई तो आपकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, या आपकी सैलरी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी को कोई रोक लेगा। कंडक्ट ऑफ जजेस मतलब कैसे काम कर रहे हैं, क्या डिसीजन दे रहे हैं, ये किसी स्टेट के असेंबली में या पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ सिवाय और सिवाय जिसपे इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा हो उस जज के खिलाफ। फिर है कि आप एक बार जज हो गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है ना, आप जब एक्टिंग रहते हो, जब ऑफिस में हो, आपको अगर ये लालच हो कि गवर्नमेंट फिर बाद में मैं ये पोस्ट ले लूंगा, रिटायर होने के बाद वो पोस्ट ले लूंगा, तो उससे क्या होता है कि डिसीजन में बाइसनेस आ जाती है। एक्चुअल जो इंटरेस्ट में डिसीजन होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, वो नहीं लिए जाते, गवर्नमेंट के फेवर में लिए जाते। तो इस चीज को रोकने के लिए बैन लगाया गया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। फिर पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करता है, ऑर्डर की अवहेलना करता है, तो उसको पनिश भी किया जाता है। फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतलब अगर सीजीआई चाहे तो वो अपने ऑफिसर, अपने सर्वेंट है वो खुद लगा सकता है, मतलब अपनी वैकेंसी है वो खुद निकाल सकता है, लोअर वैकेंसी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। जो इनका अधिकार क्षेत्र है, मतलब जो अधिकार क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ तक ये काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, सेंटर और स्टेट का मैटर हो, फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो, तो ये खुद संविधान में लिखे हुए हैं, इसको पार्लियामेंट है वो कर्टेल नहीं कर सकती है। और एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 50। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 50, जो कि पावर सेपरेशन की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब कि पार्लियामेंट की पावर अलग होगी और जुडिशरी की पावर अलग होगी, लेजिस्लेटिव की पावर अलग होगी, एग्जीक्यूटिव की अलग होगी। तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं 50-50, भाई 50-50 कर दो, आधा आधा कर दो सारा सिस्टम। फिर हम बात करते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ भी ओरिजिनली संविधान में क्या लिखा हुआ है, और रिट भी फाइल कर सकते हैं। आपने कभी देख सुना है ना, अभी कॉर्पस फाइल कर दी, मैंडेमस फाइल कर दी, ये रिट भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अपील कर सकते हो, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, कोर्ट के रिकॉर्ड हैं, किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने का पावर है इनके पास।
और संविधान की व्याख्या कैसे करनी है, और अदर पार्ट जो पावर है वो भी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दुनिया के किसी भी कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, तो ये आता है आर्टिकल 131 में, ये भी आपको याद रखना है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस में होती है कि भी एक तो सेंटर के केस सिर्फ कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और एक से ज्यादा स्टेट का अगर कोई मैटर है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ना कि स्टेट का हाई कोर्ट सुनेगा। फिर बिटवीन द सेंटर और एनी स्टेट और स्टेट्स वन साइड और वन और मोर स्टेट्स दैट अदर साइड, वही बात होगी, दो से दो ज्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर है तो, और मतलब कि एक सेंटर हो गया, सेंटर का झगड़ा चल रहा है दो स्टेट में, ठीक है, तो ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और दो से ज्यादा स्टेट मतलब सिर्फ राज्य में झगड़ा हो रहा है, दो से ज्यादा राज्यों में, तो वो भी कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद ये तो जो ऊपर हमने बताई है ये तो एक्सक्लूसिव है, मतलब ओरिजिनल है। एक्सक्लूसिव मींस नो अदर कोर्ट कैन बी डिसाइड, भी इन मैटर पे कोई और कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील जाएगी। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे दो पॉइंट है जो नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन, भी क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन किसका होना चाहिए, तो या तो कानून का होना चाहिए, obvious सी बात है, इंटरप्रेटर है संविधान का, या फैक्ट का होना चाहिए, भी एग्जिस्टेंस को लेके या लीगल एक्सटेंट है या कोई राइट है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर दो स्टेट में पानी को लेके झगड़ा हो, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं रिवर को लेके, आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 262 के अंदर तो रिवर बोर्ड वगैरह एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये आ गया है मैटर द फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, खर्चों को लेके कोई बात हो, पेंशन को लेके बात हो सेंटर और स्टेट की। जैसा कि 1961 में फर्स्ट केस फाइल हुआ था ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेके, वेस्ट बंगाल ने किया था सेंटर के खिलाफ, और स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कोल बीरिंग एरिया की एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट ने पास करा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसमिस कर दिया था और अपहोल्ड करा था कि भी वैलिड रीजन है सेंटर के पास, स्टेट ने की जो अपील थी वो खारिज कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन की, किसकी, रिट। रिट वाला जो टॉपिक है ना अपने आप में बहुत लेंथी है, इसको मैं कल बहुत अच्छे से कराऊंगी, और ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं और किसमें क्या होता है। थोड़ा सा नाम देख लो एक बार के लिए। रिट्स का नाम है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमिस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, सर्सररी, ये रिट्स हैं, और इस पे चाहे जितने मर्जी स्टार लगाते रहो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कल करेंगे, ठीक है।